हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 17 सितंबर 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। मेकेदातु परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से, बिहार झारखंड से, कर्नाटक तमिलनाडु से या महाराष्ट्र गुजरात से। आपका राइट ऑप्शन है इसमें कर्नाटक तमिलनाडु से। देखिए, यह परियोजना जो है कर्नाटक तमिलनाडु के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि इससे कावेरी नदी पर बनाया जा रहा है, जो कि दोनों राज्यों के लिए पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। 2017 में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित 9,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त कर चुकी है, किंतु इसे केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अभी मंजूरी नहीं मिली है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने इस परियोजना के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है। केंद्र सरकार द्वारा मेकेदातु परियोजना के निर्माण हेतु मंजूरी देने के लिए कर्नाटक सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पास भेजा जा रहा है, इसलिए अभी हाल ही में चर्चा में आए हैं। इसे आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर किसी एक सब्जी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपके ऑप्शन हैं इसमें प्याज, आलू, टमाटर या उपरोक्त सभी। आपका राइट ऑप्शन है इसमें प्याज पर। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिए हैं। गौरतलब है कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में अब तक $328 मिलियन मूल्य के ताजे प्याज और $112.3 मिलियन के सूखे प्याज का निर्यात किया है। इस वर्ष अप्रैल जुलाई की अवधि में बांग्लादेश को होने वाले प्याज के निर्यात में 158% की वृद्धि हुई थी। यह प्रतिबंध ऐसे समय में अधिरोपित किए गए हैं जब इस वर्ष अगस्त माह में प्याज के थोक और खुदरा मूल्य क्रमशः 35% एवं 4% गिर गए थे। इस अवधि के दौरान राजधानी दिल्ली में प्याज का खुदरा मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया था, इसलिए सरकार ने इस पर अभी हाल ही में निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हरिकेन सैली हाल ही में किस देश के तट से टकराया है? अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। आपका राइट ऑप्शन है इसमें अमेरिका। देखिए, 13 सितंबर 2020 को तूफान की गति 2 यानी कि कैटेगरी 2 के अंतर्गत आने वाला हरिकेन सैली, जिसकी गति 90 मील प्रति घंटा थी, संयुक्त राज्य अमेरिका के लुसियाना तट से टकराया है। गौरतलब है कि हरिकेन सैली से लगभग 3 सप्ताह पहले हरिकेन लॉरा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लुइसियाना के 1/3 से अधिक क्षेत्र को आपदाग्रस्त क्षेत्र में बदल दिया था। हरिकेन सैली के मद्देनज़र यूएसए के राष्ट्रीय तूफान केंद्र यानी कि नेशनल हरिकेन सेंटर ने जीवन के लिए खतरनाक स्थिति, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस की चेतावनी जारी इसमें की थी। हरिकेन सैली वर्ष 2020 के अटलांटिक हरिकेन मौसम यानी कि अटलांटिक हरिकेन सीजन का 7th हरिकेन है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस देश को हाल ही में यूएन के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के एक निकाय महिलाओं की स्थिति पर आयोग यानी कि CSW के सदस्य के रूप में चुना गया है? पाकिस्तान, भारत, चीन या रूस। आपका राइट ऑप्शन है इसमें भारत। देखिए, भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि ECOSOC के एक निकाय महिलाओं की स्थिति पर आयोग यानी कि CSW के निकाय के रूप में के सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत, अफगानिस्तान और चीन ने महिला आयोग की स्थिति के आयोग के लिए चुनाव में हिस्सा लिया था, जिसमें भारत और अफगानिस्तान ने 54 सदस्यों के बीच में मतदान में जीत हासिल की है, जबकि चीन आधे से अधिक का समर्थन हासिल करने में विफल रहा है। भारत 2021 से 2025 तक 4 वर्षों के लिए इस प्रतिष्ठित निकाय का सदस्य होगा। CSW प्रमुख अंतर सरकारी वैश्विक संगठन है जो कि विशेष रूप से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। ECOSOC एक कार्यात्मक आयोग है और इसे 21 जून 1946 के COSOC संकल्प 11(2) द्वारा स्थापित किया गया था। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास के समग्र अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है? SK धर, VK लोढ़ा, CL रेड्डी या NK दीक्षित। आपका राइट ऑप्शन है इसमें KN दीक्षित। देखिए, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने सोमवार को संसद को सूचित किया है कि सरकार ने करीब 12,000 वर्ष पुराने भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। पटेल ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया है कि 16 सदस्यीय समिति में भारतीय पुरातत्व परिषद, नई दिल्ली के अध्यक्ष और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व संयुक्त महानिदेशक KN दीक्षित समेत अन्य लोग शामिल होंगे। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में बहरीन एवं UAE देशों ने किस देशों के साथ अब्राहम समझौते यानी कि शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ईरान, इराक, इजराइल या कतर। आपका राइट ऑप्शन है इसमें इजराइल के साथ में। देखिए, इजराइल, UAE और बहरीन ने 26 साल में पहले अरब इजराइल समझौते यानी कि अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते में इजराइल फिलिस्तीनी
संघर्ष का जिक्र नहीं है। यूएई और बहरीन ने हाल ही में इसराइल के साथ में अपने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने की घोषणा की थी। मिस्र 1979 में इसराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अरब देश था। उसके बाद में जॉर्डन ने 1994 में इसराइल के साथ में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के अनुसार दोनों देश इसराइल में अपने दूतावास स्थापित करेंगे और पर्यटन, व्यापार, सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न मुद्दों में भी आपसी सहयोग प्रदान करेंगे। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन भी करिएगा इसको। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, इस देश को हाल ही में जिबूती आचार संहिता में शामिल किया गया है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या भारत? आपका राइट ऑप्शन है इसमें भारत को। देखिए, भारत प्रेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता यानी कि जिद्दा संशोधन में शामिल हुआ है। यह जो जिबूती आचार संहिता है समुद्री मामलों पर एक समूह है जिसमें कि लाल सागर, अदन की खाड़ी, अफ्रीका के पूर्वी तट और हिंद महासागर क्षेत्र में द्वीप से जो देश सटे हैं 18 सदस्य इसमें शामिल हैं। जनवरी 2009 में इसका स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य पश्चिमी महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाज़ों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती को कम करना है। भारत जो है जिबूती आचार संहिता के में पर्यवेक्षक के रूप में जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ में अब शामिल हो गया है। भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, इसने आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में सदाशिव राव जी का निधन हुआ। इनका संबंध किस खेल से रहा है? हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन या एथलेटिक्स? आपका राइट ऑप्शन है इसमें क्रिकेट से। देखिए, पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे सदाशिव राव, इन्होंने कोल्हापुर में इनका हाल ही में निधन हो गया है। 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पॉली उमरीगर की कप्तानी में अपना एकमात्र टेस्ट इन्होंने खेला था। 1952 से 1964 के बीच में 36 प्रथम श्रेणी मुकाबलों में 866 रन और 83 विकेट लेने वाले इन तेज गेंदबाज ऑलराउंडर ने रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र की कप्तानी भी की थी, इन्हें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में AICTE बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? उपराष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? आपका राइट ऑप्शन है इसमें शिक्षा मंत्री के द्वारा। देखिए, शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे पर AICTE विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 प्रदान किए हैं। यह जो है अनुमोदित संस्थानों के 12 संकाय सदस्यों को यानी कि 12 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार हैं पहली बार इससे सम्मानित किया गया है लोगों को, और इस पुरस्कार का उद्देश्य जो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष इंजीनियर्स डे पर मेधावी संकायों को मान्यता देना है। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में भी इसमें शिक्षा मंत्री के द्वारा बात की गई है। 2020 में सरकार ने मानव शिक्षा विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया था। इसे भी आप विशेष तौर पर याद रखेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर या 17 सितंबर? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 15 सितंबर को। देखिए, प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस आम जनमानस को विश्व भर में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लोकतंत्र समावेश, समान व्यवहार और भागीदारी पर बनाया गया है और केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रीय शासी निकाय, नागरिक समाज और आम व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी के माध्यम से ही जीवंत लोकतंत्र का निर्माण किया जा सकता है। इस दृष्टि से स्वतंत्रता के मूल्य, मानव अधिकारों के लिए सम्मान और सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव कराना इत्यादि लोकतंत्र के आवश्यक एलिमेंट्स यानी कि इंपॉर्टेंट तत्व हैं। ठीक है, यह दिवस 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से विभिन्न देशों की सरकारों को अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत और समेकित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित किया गया था। इसके पश्चात 2008 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया था। इसे भी आप याद रखेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम कोविड-19 स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी रखी गई है। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं उस प्रश्न की ओर जो कल आपको दिया गया था। 9 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारत की दूसरी कंपनी कौन सी बन गई है? रिलायंस, TCS, विप्रो या इन्फोसिस? आपका राइट ऑप्शन था इसमें TCS। देखिए, टाटा समूह की कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसने 9 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है और इस प्रकार से यह दूसरी कंपनी बन गई है। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यह आंकड़ा पार कर चुकी है। आज के लिए आपका प्रश्न है, ADB के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020 में कितने फीसदी की गिरावट आई है? 6% की, 9% की, 13% की या 19% की? ठीक है, आपका राइट ऑप्शन आपको इसमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। और मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो उसे जितना हो सके उतना डिटेल में लिखने का प्रयास किया कीजिए, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ आप डिटेल में एक बार लिख देते हैं तो दोबारा फिर आप उसे कभी भूलते नहीं हैं। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।